हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 29 फरवरी 2024, दूसरे मंथ का आखिरी दिन आप यहाँ पे देख रहे हैं। और देखते देखते 2 महीने यहाँ पे बीत गए, आप देख पा रहे होंगे। और किस तरह से हम लोगों ने जनवरी फरवरी मंथ का यहाँ पे करंट अफेयर उस लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से कवर किया है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे जो करंट अफेयर आपको कवर कराया जाता है वो डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे कवर कराया जाता है। तो इसको आप रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न आता है, मेरे पास एक क्वेरीज आती है कि सर करंट अफेयर की क्लासेस आप 2 रन कर रहे हैं, एक मॉर्निंग के 8 बजे और एक इवनिंग के 8 बजे, तो हमें कौन सी क्लासेस देखनी है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये दोनों करंट अफेयर जो है, जो सुबह 8 बजे जो अभी हो रही है और जो रात में होती है आईएनए की क्लास, ये दोनों बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए सिर्फ आपको ये वाले करंट अफेयर की क्लासेस कवर करनी है जो अभी यहाँ पे आपको कवर कराया जा रहा है। आई होप मेरी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चाहे किसी भी स्टेट के पीसीएस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको दोनों करंट अफेयर जो है, जो सुबह 8 बजे और रात के 8 बजे होती है, वो दोनों लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों करंट अफेयर अच्छे से कवर कर लीजिए, दैट इज मोर देन अनफ फॉर योर करंट अफेयर पोर्शन। इसके साथ साथ बाकी एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं, जो कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स वो ये लेक्चर सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं, बाकी एग्जाम्स के लिए आप बस इसी करंट अफेयर को की क्लासेस आप करिए डेली बेसिस पर, जो सुबह 8 बजे हो रही है, जो आपके लिए सफिशिएंट है। दैट इज मोर देन अनफ फॉर योर करंट अफेयर पोर्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके पीडीएफ्स की मैं बात करूँ तो ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सारे पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज दूसरे मंथ का आखिरी दिन का करंट अफेयर यहाँ पे कवर करते हैं। पहला न्यूज आपके सामने ये रहा। बेसिकली साइंस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय साइंस दिवस जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को, और ये दिवस जो है वो डेडिकेटेड है सीवी रमन जी को, क्योंकि उनके द्वारा डिस्कवर किया गया था रमन इफेक्ट को लेकर के, जिसके उपलब्धि में ये दिवस जो है वो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो इन्होंने खोज की थी सीवी रमन जी के द्वारा, उसी को लेकर के ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम उनकी उपलब्धि को यहाँ पे हम क्या कर सके, हम यहाँ पे मना सके। तो रमन प्रभाव की खोज की याद में 28 फरवरी को ये दिवस जो है बेसिकली मनाया जाता है। और इसी दिन 28 फरवरी को 1928 में इन्होंने सीवी रमन जी के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। इनकी इस इफेक्ट की खोज को लेकर के, इस उपलब्धि को लेकर के उनको नोबेल प्राइज भी मिला है फिजिक्स में, ये ध्यान रख सकते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कब? 1930 में, ये याद रखिएगा। और इसी चीज को लेकर के ये दिवस जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड है। ठीक है, इस वर्ष का जो थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। पीसीएस एग्जाम की जो तैयारी करें खास करके उसके लिए, तो ये थीम जो है इस साल का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो है वो इंडिजेनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत है, यानी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वर्ष का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज जो है वो एक संगठन से रिलेटेड है, जमात ई इस्लामी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इस संगठन के द्वारा बहुत सारे कानून का उल्लंघन किया गया, जिसको लेकर के यहाँ पे इनको बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे गैर कानूनी इस संगठन को यहाँ पे घोषित किया गया है। कौन सा संगठन? जमात ए इस्लामी। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, आप देख सकते हैं। क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ की गई है वो बेसिकली राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है, जिसको लेकर के इनको अगले 5 साल के लिए क्या कर दिया गया है, एक तरह से अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के तहत जमात ए इस्लामी कश्मीरी को
कश्मीर को 5 साल की अगली अवधि के लिए गैर कानूनी संघ यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। ये ध्यान रख सकते हैं। क्यों घोषित किया गया? क्योंकि ये संगठन जो है वो राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियों को जारी रखते हुए पाया गया है। तो हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे देश की सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है। अगर उसका किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो वो एक तरह से हमारे कानून का उल्लंघन है, हमारे राष्ट्र के खिलाफ है। तो इसी गतिविधियों को लेकर के यहाँ पे गैर कानूनी संघ जो है इसको यहाँ पे घोषित किया गया है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि इसको पहली बार यहाँ पे इसको घोषित किया गया। इसको सबसे पहली बार जो अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया था वो 28 फरवरी 2019 को किया गया था। ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। जमात ई इस्लामी जम्मू कश्मीर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको यहाँ पे अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। किसके तहत? सेक्शन 3(1) ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA जिसको कहते हैं 1967 के तहत। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं। ये न्यूज बेसिकली असम के विधानसभा से रिलेटेड है और ये बेसिकली एग्जाम में जो अनफेयर मीन्स होते हैं उसको लेकर के यहाँ पे बिल जो है वो पास किया गया है। जितने भी पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन जो होते हैं असम में, उसको लेकर के असम की विधानसभा के द्वारा सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को यहाँ पे पास किया गया है, पारित किया गया है, पास किया गया है, जिसमें भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के उपाय को लेकर के यह विधेयक जो है वो आपका है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है कि बहुत सारे एग्जाम जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो सार्वजनिक परीक्षा होती है, पब्लिक एग्जामिनेशन में होते हैं, उसमें बहुत तरीके से आपको देखने को मिलता है। कभी कभी प्रश्न पत्र के लीक होने के न्यूज आपको देखने को मिलते होंगे। फिर अनुचित साधनों का उपयोग यहाँ पे आप देखते होंगे इन सभी एग्जामिनेशन में। तो उन सभी चीज को यहाँ पे रोकने के लिए ये बिल यहाँ पे पारित किया गया है, ये बिल यहाँ पे पास किया गया है, ताकि क्वेश्चन पेपर का लीक ना हो और किसी भी तरह का अनफेयर मींस ना हो। इस पब्लिक एग्जामिनेशन को जो कंडक्ट कराया जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, उसको लेकर के ये यहाँ पे टारगेट किया गया है और इसी चीज को लेकर के असम विधानसभा के द्वारा ये बिल को यहाँ पे पास किया गया है। अभी आप देख सकते हैं यूपी पुलिस का यहाँ पे पेपर हुआ और किस तरह से वो पेपर जो है वो लीक हो गया, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। और फिर एग्जामिनेशन कमेटी के द्वारा उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है और ये घोषणा की गई है कि अगले 6 महीने के अंदर उसको रीपेपर कंडक्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि आज के डेट में न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। आई होप आप लोगों ने वो न्यूज़ कवर किया होगा, जो कि आज के डेट में न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है। पिछले वीक का बेसिकली ये न्यूज़ है। और अगर कोई भी पर्सन इस तरह की गतिविधि में पाया जाता है तो उसको 5 से 10 साल की सजा इस बिल के तहत यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस बिल में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है पनिशमेंट के तौर पर, और इसके साथ साथ उसको फाइन भी कितने का 10 लाख से 10 करोड़ तक का जो फाइन है वो भी जुर्माना जो है वो इस बिल के तहत उनको देना पड़ेगा। इस बिल में बेसिकली जुर्माना जो है वो आपका शामिल है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे असम सरकार के द्वारा लिया गया है, जो कि इसको बिल को इंट्रोड्यूस करके, और इस तरह के बिल को हर राज्य के द्वारा इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खास करके यूपी में आप देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं, तो इन सभी राज्यों में इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पेपर लीक का जो मैटर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इस तरह की गतिविधि जो आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये बेसिकली है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ फेयर तरीके से हो वही ज़्यादा बेटर है, और एक तरह से जेन्युइन चीज़ें हो, जेन्युइन तरीके से फेयर एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया जाए। इसीलिए मैक्सिमम एग्जामिनेशन को कोशिश किया जा रहा है कि उसको ऑनलाइन में उसको ट्रांसफ़र किया जा सके, ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा सके, ताकि उसमें अनफेयर तरीके का कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे ये बिल जो है यहाँ पे पारित किया गया। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल अगले न्यूज़ के पहले, क्योंकि असम से रिलेटेड न्यूज़ है, थोड़ा सा असम मैप जरूर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, है ना। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि हर राज्य को लेकर के मैं ये इसलिए न्यूज़ कवर कराता हूँ, ये बेसिकली उन लोगों के लिए मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ जो PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके, ताकि उनको हर राज्य के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो। हर उस राज्य से रिलेटेड न्यूज़ अगर हम लोग कवर कर रहे हैं तो उस राज्य से आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो सके कि हाँ, इस राज्य में किन किन चीज़ों
के लिए ये राज्य जो है वो आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है, और क्या क्या राज्य जो है वो किस लिए फेमस है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है वो प्रसिद्ध है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं। तो आप पहले फिलहाल अगर नज़र डालें असम राज्य पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बाउंड्री सबसे पहले देखिए, बाउंड्री किन किन राज्यों से टच करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के साथ यहाँ पे टच कर रहा है, मेघालय के साथ यहाँ पे टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ टच कर रहा है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री जो है वो टच करती है। इसके साथ साथ यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होकर के फिर बांग्लादेश से होकर के फिर जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये असम का पूरा मैप है। यहाँ पे इसकी राजधानी जो है वो दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, और इसको बेसिकली स्टेट ऑफ असम के नाम से जाना जाता है। इस वाइट विंग्ड डक यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी है। फूल की बात करें फॉक्टेल ऑर्चिड है। हाई कोर्ट यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसको कामाख्या टेम्पल के नाम से जाना जाता है। आई होप इसकी नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुवाहाटी में ये आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उमानंदा टेम्पल जो है वो भी बहुत विख्यात है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक पिकॉक आइलैंड है, उसी में ही ये टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। भोलेनाथ जी का बेसिकली मंदिर है जो कि बहुत विख्यात है। बहुत कम लोग इस टेम्पल के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। बहुत सारे तीर्थ स्थल भी आपको देखने को मिलेंगे प्राचीन। आप देख सकते हैं हाजो देख सकते हैं, मदन कामदेव देख सकते हैं। ये यहाँ पे टेम्पल कॉम्प्लेक्स को रूइन किया गया था यहाँ पे, जो कि नियर बाई में है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे एक न्यूज़ सुनना चाहता हूँ कि ये जगह जो है वो अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा विख्यात था। देखते हैं कितने लोग को ये जगह के बारे में जानते हैं। अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी कवर किया था, देखते हैं कितने लोगों को पता है, मुझे बताइएगा। ये जगह है बेसिकली जोरहत। ठीक है, ये जगह जो है जोरहत, ये अभी न्यूज़ में बना हुआ था। किस लिए बना हुआ है ज़रूर मुझे बताइए, ज़रा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया है, वह न्यूज़ क्या था वो मुझे आप एक्सप्लेन कीजिएगा, जो हम लोगों ने इस जगह से रिलेटेड न्यूज़ को कवर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये न्यूज़ है, और आज के डेट में भी राज्यसभा का चुनाव जैसा कि आपको पता है हो रहा है, उसी से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। ये परिणाम यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 का यहाँ पे परिणाम आया है, जो कि अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था। यहाँ पे राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, और वहाँ पे बेसिकली 3 राज्यों में यहाँ पे चुनाव हुआ है। टोटल 10 सीटें आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, 4 सीटें कर्नाटक में देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में 1 सीटों में यहाँ पे चुनाव हुआ है। और यहाँ पे जो अभी रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया इन तीनों के उच्च सदन का, और यहाँ पे अगर देखा जाए किनके द्वारा यहाँ पे जीत हासिल की गई है, तो कर्नाटका के अगर हम लोग बात करें तो अजय माखेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर सैयद हुसैन देख सकते हैं, जीसी चंद्रशेखर देख सकते हैं, और नारायण बंदजे यहाँ बैंडेज यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कर्नाटक से इन्होंने जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हर्ष महाजन यहाँ पे एक सीट जो था जिस पर चुनाव हो रहा था वो यहाँ पे ये जीत हासिल की है। और बीजेपी में 8 सीट यहाँ पे जीती है, 10 राज्यसभा सीट में 10 में से 8 बीजेपी के द्वारा जीता गया है यूपी में, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर्नाटका और यूपी नहीं है जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे आज के डेट में हिमाचल प्रदेश जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी इतना समझिए कि टोटल 10 सीटों पे यहाँ पे चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, 4 सीटों में कर्नाटका में, 1 सीट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो हर 2 साल में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि राज्यसभा की देखते कितने लोग बता पाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं वो आप बताइएगा। ठीक है, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि राज्यसभा में कितने साल के बाद कितने सदस्य जो है वो रिटायर करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पीसीएस एग्जाम में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने साल में कितने लोगों के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, वो रिटायर करते हैं, वो मुझे बताइएगा। कितने साल में कितने लोग यहाँ पे रिटायर करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सदस्य होते हैं राज्यसभा में, उनकी मैक्सिमम टर्म क्या होती है, कितने साल के लिए वो बेसिकली यहाँ के सदस्य रहते हैं, विधायक रहते हैं, वो मुझे बताइएगा। ठीक है,
ये बताइएगा। इसके साथ साथ चलिए और क्वेश्चन मैं आगे वाले न्यूज़ में दूंगा। एक और न्यूज़ है राज्यसभा से रिलेटेड, वहाँ पे और डिटेल में मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। फिलहाल इसका आंसर दीजिए। एक और क्वेश्चन मुझे दे दीजिएगा, एक और क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जो एग्जाम्स आप देने वाले हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो अभी जीता गया है हर्ष महाजन के द्वारा, जो कि ये बेसिकली बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो मुझे बताइएगा इनके अगेंस्ट में एक कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उस कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम क्या था? ठीक है, उनका नाम मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 5 क्वेश्चन दे दूँ अभी तक, मुझे पाँचों के आंसर आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखिए कमेंट सेक्शन में जरूर भाग लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा आंसर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों के द्वारा जो डेली बेसिस में एक्टिव हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उनकी नाम यहाँ पे अनाउंस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। जैसे मैं आपको बता दूँ, एक पूजा सिंह करके उनके द्वारा डेली बेसिस में यहाँ पे आंसर दिए जाते हैं, शुभांगी के द्वारा डेली बेसिस में आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है वो बहुत एक्टिव हैं, और मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी एक्टिव रहें सभी क्वेश्चंस को लेकर के। एक पुष्पलता जी हैं, उनके द्वारा भी आंसर दिया जाता है। तो आप लोग जिस तरह से एक्टिव रहें, जिस तरह से ये लोग एक्टिव हैं, जैसे कल के लेक्चर में इन्होंने आंसर दिया था, जीतू जी के द्वारा भी आंसर दिया जाता है। तो ये लोग जो है जिस तरह से आंसर दे रहे हैं, उसी तरह से मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी आंसर करें, बढ़ चढ़ करके भाग ले सभी क्वेश्चंस को लेकर के, जितने भी क्वेश्चंस मेरे तरफ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक तरह से आपका रिवीजन होगा, और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए कमेंट सेक्शन में। जहाँ पे जो भी गलती होगी उसको मैं रेक्टिफाई करूँगा, सही करूँगा, लेकिन फिलहाल कमेंट्स में आंसर जरूर करें। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आपका यहाँ पे एनसीपी के यहाँ पे सदस्य हैं, विधायक हैं, जिनका नाम है प्रफुल्ल पाटिल। वो यहाँ पे रिजाइन दिए हैं राज्यसभा एमपी से, और इनका टर्म खत्म होने पर। तो एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं प्रफुल्ल पाटिल ने मंगलवार को अपना कार्यकाल यहाँ पे पूरा होने से 4 साल पहले राज्यसभा संसद के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है, देख सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 4 साल पहले, इनकी टर्म कंप्लीट होने से पहले ही इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इनके द्वारा रिजिग्नेशन दिया गया है, इस्तीफा दिया गया है। और ये इस्तीफा किसको देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके द्वारा यहाँ पे इस्तीफा जो यहाँ पे दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे दिया गया है। पटेल जुलाई 2022 में 5वें कार्यकाल के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए चुने गए थे, और 4 साल पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये ध्यान रख सकते हैं। एक तरह से यह निर्णय जो है एनसीपी के शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट द्वारा पटेल के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका से जुड़े कानूनी मुद्दों पर आधारित है। तो शरद पवार के द्वारा जो लीडर यहाँ पे जो पार्टी यहाँ पे लीड की जा रही है एनसीपी, तो उनके तरफ से यहाँ पे एक लीगल इश्यूज जो है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे डिसक्वालीफाई पिटीशन यहाँ पे फाइल किया गया था इनके खिलाफ, और इसी के लेकर के इनको यहाँ पे रेजिग्नेशन देना पड़ा, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो एनसीपी पार्टी के लीडर हैं ये प्रफुल्ल पाटिल, याद रखिएगा। ट्यूसडे को इन्होंने रिजाइन दिया है राज्यसभा के एमपी के पद से 4 साल पहले ही। देखिए राज्यसभा के एमपी की जो टर्म होती है वो टोटल 6 साल की होती है। अब इन्होंने ये बेसिकली जो राज्यसभा के एमपी के रूप में जो इलेक्ट हुए थे, ये बेसिकली जुलाई 2022 में हुए थे, और 2022 से 6 साल की अगर हम लोग बात करें तो 2028 होता, लेकिन ये आज के डेट में 2024 में ही, यानी सिर्फ 2 साल यहाँ पे मेंबर रहे, और 2 साल में ही इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। यानी 4 साल पहले ही इन्होंने क्या कर दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये राज्यसभा से रिलेटेड है न्यूज़, ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ यहाँ पे तेलंगाना से रिलेटेड है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे 2 नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, 2 नए पहल लिए गए हैं। ये पहल जो है वो एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। क्या पहल लिया गया है पहले मैं आपको बता दूं। यहाँ के सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो रेवंत रेड्डी है। ठीक है, रेवंत रेड्डी जी के द्वारा यहाँ पे घोषणा किया गया है 2 गारंटीज को लेकर के, 2 और गारंटीज के बारे में यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है, लॉन्च किया गया है। पहला जो है वो एलपीजी सिलेंडर को लेकर के, जो कि अब यहाँ पे जो कितने रुपए में यहाँ पे रिफिल होगा, तो 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर को यहाँ पे रिफिल किया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा जो अहम यहाँ पे फैसला लिया गया है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के है, जो कि 200 यूनिट तक यहाँ पे मुफ्त बिजली जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी तेलंगाना में सभी घर वालों को, ये ध्यान रख सकते हैं। सभी घर परिवारों को यहाँ पे 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये गारंटी जो है वो तेलंगाना
तेलंगाना सरकार के द्वारा ये पूरी तरह से लॉन्च किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे ये फैसला लिया गया है ताकि जो आम जनता है उनको एक रिलीफ मिल सके, उसी को लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मुझे बताइएगा, आप जिस जगह रहते हैं उस जगह एलपीजी का कॉस्ट क्या है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो स्टेट मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आपके स्टेट में अभी फ़िलहाल एलपीजी की प्राइस क्या चल रही है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज के डेट में कितने प्राइस में आप एलपीजी जो है वो खरीद रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी मुझे बताइएगा कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे बिजली का पर यूनिट कितनी कॉस्ट है, ये भी ठीक है। देखते हैं कितने लोग कितना बिजली बिल पे कर रहे हैं, आप लोग किस हिसाब से यहाँ पे यूनिट जो है आपके एरिया में कितने रुपए पर यूनिट जो है वो वहाँ पे चार्ज की जाती है वहाँ के सरकार के द्वारा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो अभी ये फैसला लिया गया 2 गारंटी को लेकर के, इसके पहले भी 2 गारंटी ली जा चुकी है सरकार के द्वारा जिसको आज के डेट में इम्प्लीमेंट किया गया है, मतलब किया जा चुका है वहाँ पे राज्य में। बेसिकली ये चीज़ें अभी आज के डेट में देखने को मिल रही है। पहला तो फ्री बस ट्रैवल वुमेन को लेकर के है, यानी मुफ्त में बस यात्रा महिलाओं के लिए मुफ्त कर दी गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। और आरोग्य श्रमी सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन ये जो है वो आम जनता के लिए यहाँ पे लिया जा रहा है यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सरकार 2 लाख की ऋण माफी योजना लागू करने के लिए बैंक से बातचीत भी कर रही है, देख सकते हैं। 2 लाख लोन को माफ करने को लेकर के सरकार जो है वो भी बात भी कर रही है बैंक से, तो उसको लेकर के भी आप देख सकते हैं। इसको लेकर के भी आने वाले दिनों में एक न्यूज़ देखने को मिलेगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैप्स को भी हम लोग कवर करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेलंगाना की अगर बात करें तो ये किन किन राज्यों से ये मैप जो है वो बेसिकली ये राज्य जो है बाउंड्री शेयर करता है, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कर्नाटका आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। इन राज्यों के साथ बेसिकली ये जो है ये अपना बाउंड्री जो है वो आपका शेयर कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ की जो कैपिटल है वो आपकी हैदराबाद यहाँ देखने को मिलेगा। आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, क्यों बना हुआ है अभी हम लोगों ने रिसेंट में इसके बारे में भी हम लोगों ने कवर किया था। देखते कितने लोग बता पाते हैं इसके बारे में, जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों ने अभी रिसेंट में यहाँ पे इससे रिलेटेड कवर किया है। इसकी कैपिटल बेसिकली हैदराबाद है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री, जो राज्यपाल है वो तमिलसाई साउंडराजन है। 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में ये भारत का राज्य घोषित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है, आंध्र प्रदेश से ही इसको अलग करके बेसिकली नया राज्य बनाया गया है 2 जून 2014 को। ठीक है, तेलुगु लोगों के लिए है। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 33 है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली तेलंगाना को लेकर के। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है मेरा पहला वोट देश के लिए, यूथ को लेकर के ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यहाँ पे आग्रह किया गया। जितने भी यूथ हैं, जो नए युवा हैं, जो अभी फ़िलहाल वोट के लिए एलिजिबल हुए हैं, उनसे यहाँ पे आग्रह किया गया है कि मेरा पहला वोट जो होगा वो देश के लिए कैंपेन यहाँ पे शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत सरकार के द्वारा ली गई है और ये बेसिकली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो पूरे देश भर में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर ये कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो अभियान की शुरुआत ली गई है। यहाँ का उद्देश्य क्या है, देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है, ये अभियान की शुरुआत क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं आगामी 2 महीने में आपके लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक एक्साइटमेंट रहता है, जो पहली बार वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, जिनका अभी भी वोटर कार्ड बना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं वोट को लेकर के। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये भारत में एक ऐसा चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास हक होता है, आपके पास राइट होता है कि आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को आप जिता सकें। ठीक है, तो ये आपका वोट बहुत मैटर करता है। वोट बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट भी आप लोगों से है कि वोट जरूर दें। जो एलिजिबल हैं, जो इस बार जिनका वोटर आईडी कार्ड सबका बन गया होगा, तो जो वोट देने जाए बहुत सोच समझ करके वोट दीजिएगा। तो ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट आपका डिसीजन रहेगा, ये ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अगले 5 साल का जो है उसी से रिलेटेड ये आपके हैं। और सबसे बड़ी बात, वोट जरूर दें, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये पहल की शुरुआत हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दी गई है, जहाँ पे पूरे देश भर में ये अभियान की शुरुआत यहाँ पे की गई है। यहाँ पे इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यही है कि जितने भी युवा हैं उन सभी मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना है और राष्ट्र की भलाई के लिए मतदान के महत्व को बताना है कि कितना ये इम्पॉर्टेंट है नेशन के लिए, ये वोटिंग करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके महत्व आपको समझना पड़ेगा। पीसीएस लेवल के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए ये वोट जो राइट है वो कितना इम्पोर्टेंट राइट्स है आपके लिए। तो इसको जरूर दे, जो भी जिनके पास जो राइट्स हैं, जिनका आपके पास जिनका वोटर आईडी बना हुआ है, ज़रूर वोट देने चाहिएगा। ये कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 6 मार्च तक जारी रहेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा भी यहाँ पे अर्ज किया गया, रिक्वेस्ट किया गया, आग्रह किया गया यूथ से, यानी युवाओं से अपनी आवाज़ उठाने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी आवाज़ आप कैसे उठा सकते हैं, वोट दे करके। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये इनिशिएटिव, यहाँ पे ये अभियान की शुरुआत यहाँ पे की गई है कि अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, नए भारत का निर्माण करने के लिए आप वोट को कास्ट जरूर करें। मेरा पहला वोट देश के लिए, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो जस्टिस AM खानविलकर को लेकर के हैं, और ये बेसिकली आज के डेट में अपॉइंट हुए लोकपाल के चेयरपर्सन के रूप में। लोकपाल क्या होता है, चलिए मुझे बताइएगा, देखते हैं। लोकपाल का डिफाइन कीजिएगा, मुझे परिभाषित कीजिएगा। 10वां में मुझे डिफरेंस बताइएगा, अंतर बताइएगा। ठीक, किसमें? लोकपाल और लोकायुक्त में क्या डिफरेंस है वो मुझे बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो एक्ट आया था ये किस वर्ष आया था, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए वो एक तरह से आपका पॉलिटी का भी रिवीजन मैं कराता हुआ चल रहा हूँ, तो बहुत सोच समझ करके अच्छे से इसके बारे में पढ़िएगा। लोकपाल लोकायुक्त में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको परिभाषित जरूर कीजिएगा। लोकपाल को, लोकपाल एक्ट क्या है और इसको कब पारित किया गया था, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक्ट, एक बहुत बड़ा अभियान चला था, बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था, धरना हुआ था, जिसके कंप्लीशन पर ये लोकपाल और लोकायुक्त जो है वो भारत में यह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अन्ना हजारे जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, उनके द्वारा ये जो धरना है वो दिया गया था, और उसी धरने का परिणाम ये लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में आप देख सकते हैं आज के डेट में। तो अभी फिलहाल जस्टिस खानविलकर जो हैं, जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं, ये जुलाई 2022 में रिटायर हुए थे। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया लोकपाल के चेयरपर्सन के रूप में, ये ध्यान रख सकते हैं। और प्रेसिडेंट के द्वारा जो फॉर्मर हाई कोर्ट जज हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव, ऋतुराज अवस्थी एज जुडिशियल मेंबर के रूप में लोकपाल के ये यहाँ पे सदस्य के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया। देख सकते हैं चेयरपर्सन कौन है, AM खानविलकर। इनके साथ साथ जुडिशियल मेंबर जो हैं लोकपाल के वो कौन कौन है, हाई कोर्ट के जज आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव, ऋतुराज अवस्थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको जुडिशियल सदस्य के रूप में, न्यायिक सदस्य के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, सुशील चंद्रा की बात करें, पंकज कुमार की बात करें, अजय तिर्के की बात करें, इनको यहाँ पे गैर न्यायिक सदस्य के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। भ्रष्टाचारी विरोधी लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्य के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया। देख सकते हैं एक चेयरपर्सन होते हैं, 3 जुडिशियल मेंबर होते हैं और 3 नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं। टोटल आपके 7 सदस्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोकपाल के मेंबर्स बोर्ड में होते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए सभी लोग से। एक तरह से आपका पॉलिटी का भी रिवीजन हो रहा है, देख सकते हैं किस तरह से करंट अफेयर आपका पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो एक तरह से आपका पॉलिटी का रिवीजन आप कर सक रहे हैं। देख रहे हैं, इसी बहाने आप लोकपाल लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा, संवैधानिक निकाय है, यानी कहीं ना कहीं आप संविधान से कनेक्ट कर पा रहे हैं, यानी पॉलिटी के सब्जेक्ट से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, गवर्नेंस टॉपिक से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और एक तरह से आप जो लक्ष्मीकांत बुक आप पढ़ते हैं उसी में ही इसका आंसर आपको सभी का मिल जाएगा। एक तरह से आपका रिवीजन भी होता हुआ चल रहा है। पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल ये लेक्चर है। एक तरह से आपको कितने डाइवर्स वे में मैं आपको कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ स्टैटिक पोर्शन से, तो ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है इकोसाइड से रिलेटेड है। इकोसाइड क्या है? इकोसाइड बेसिकली एक कानून है। अगर पर्यावरण में किसी भी तरह का कोई नुकसान आपको देखने को मिलता है, उसी चीज़ को यहाँ पे स्टॉप करने की बात कही जा रही है और उसी से रिलेटेड बेसिकली ये इकोसाइड जो है वो कनेक्टेड है। तो बेल्जियम यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कंट्री आपको देखने को मिलेगा यूरोप में इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में यहाँ पे मान्यता देने वाला, यानी क्राइम के रूप में या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोप का पहला देश बन गया। यानी एक नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए इकोसाइड को यहाँ पे बेल्जियम जो है वो यूरोप का पहला देश बन गया है। इकोसाइड से क्या मतलब हुआ? इकोसाइड देखिए यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया है, किलिंग वंस होम, यानी यहाँ पे इसके बारे में क्या कहा गया? किसी के घर या पर्यावरण को मारना। मैंने अभी बताया आप लोग को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना, यानी किसी का घर, एक तरह से जो जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर वगैरह है, वो उनका घर ही तो हुआ, इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर किसी के घर को मारना या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण को मारना, वो बेसिकली क्या कहलाता है? इकोसाइड कहलाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं, जैसे नाजुक समुद्री जीवन हो गए, स्थानीय आजीविका को नष्ट कर देती है, वनों की कटाई भी आ गया इसमें, डिफॉरेस्टेशन, फिर इलीगल यानी अवैध रेत खनन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉल्यूटिंग रिवर्स विद अनट्रीटेड सीवेज, अनुपचारित सीवेज से नदियों का प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये सब देख सकते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। आप देख सकते हैं एक तरह से एग्जाम्पल आपको देखने को मिल गया है कि कौन कौन चीज़ें इकोसाइड के अंतर्गत आती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ और अच्छे से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने INA में, यानी जो रात वाली क्लास होती है, वहाँ पे हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था। वो टॉपिक कौन सा था? वो टॉपिक बिहार से रिलेटेड था। बिहार से कौन सा टॉपिक रिलेटेड था? ED से रिलेटेड था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड था, जो कि पूरी तरह से एक्शन में आ रखी है। किस चीज़ को लेकर के? इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर के। याद आ रहा होगा आप लोगों को, हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया है। देख सकते हैं इकोसाइड को मैं किस तरह से कनेक्ट किया हूँ बिहार के करंट अफेयर के न्यूज़ से। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह से कनेक्शंस आप समझिए इस चीज़ को। तो कि वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े नेता उसमें शामिल है। इलीगल सैंड माइनिंग में बिजनेसमैन को भी यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। तो आप मुझे बताइएगा किसको अरेस्ट किया गया है यहाँ पे बिहार में इलीगल सैंड माइनिंग में, जिनका यहाँ पे जो यहाँ पे कितना 11वां नंबर क्वेश्चन था ना, कितना क्वेश्चन दे दिया मैंने, 8 9 10, हाँ 11वां नंबर क्वेश्चन था। किसको अरेस्ट किया गया है अवैध रेत खनन में? जो अभी हम लोगों ने रिसेंट में ये न्यूज़ कवर किया है बिहार न्यूज़ में, जो कि रात वाली क्लास में INA में हम लोगों ने कवर किया था। तो आई होप समझ रहे होंगे कितना डिटेल्ड वे में मैं आपको कहाँ कहाँ से कनेक्ट कर पाऊँ। आई होप आप लोगों ने याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया है। याद देखिएगा, रिविज़न कीजिएगा, याद आ जाएगा। तो बिहार का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप उसको इकोसाइड से कनेक्ट कर सकते हैं, और एक तरह से सैंड माइनिंग का अगर कहीं पे भी जिक्र है तो वहाँ पे आप इकोसाइड्स को कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे बेल्जियम के बारे में भी बता सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तरह से आपके लिए हेल्पफुल होगा किस तरह से आप अपने आंसर राइटिंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अगर इस तरह से रिलेटेड कोई आंसर राइटिंग आता है तो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एंड ऑल। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं देश में गरीबी रेखा कम हुई है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट में कहा गया? तो SBI के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया गया। उसमें बताया गया कि 4.5 से 5% 2022 से 23 तक गरीबी जो दर जो हुई है वो घट गई है, ये यहाँ पे बताया गया है। अगर यहाँ पे बात करें, जो खर्चे की मैं बात करूँ, उस डेटा में ये बताया गया है कि गरीबी रेखा यहाँ पे घटी है, और इसके साथ साथ 7.2% और यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है ग्रामीण पॉवर्टी, और अर्बन पॉवर्टी जो डाउन हुआ है वो 4.6% हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शहरी गरीबी घटकर 4.6% रह गई है, और ग्रामीण गरीबी घटकर 7.2% रह गई है। ये यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं। और ये जो गिरावट देखने को मिला है वो निचले स्तर पर लक्षित सरकारी कार्यक्रमों को दिया जाता है। तो ये जो डिक्लाइन आप देख सकते हैं, ये टारगेट किसको करता है? बॉटम ऑफ द पिरामिड आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इनइक्वलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, असमानताएं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुनियादी ढांचे को लेकर के। यहाँ पे उन्नत बुनियादी ढांचे के कारण खर्च में असमानता कम हो रही है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, नए भाव से मुद्रास्फीति ने आंकड़े कम होने की संभावना है। तो नया वेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, लो इन्फ्लेशन नंबर आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए पॉवर्टी रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है 4.5 से 5% 2022-23 में। SBI के रिसर्च रिपोर्ट से ये पता चला है।
अगला न्यूज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये न्यूज़ है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। अभी जैसे प्रीवियस हम लोगों ने न्यूज़ में कवर किया, राज्यसभा चुनाव यहाँ पे 3 राज्य में हुए थे, कर्नाटका, यूपी और हिमाचल प्रदेश। कर्नाटका यूपी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हिमाचल प्रदेश आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। और मैंने इसको लेकर के एक वीडियो भी कल बनाया था, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को जा करके देखिएगा। बहुत सारे पॉलिटिकल टर्म्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। शेड्यूल 10 का वहाँ पे यूज़ हुआ है, किस तरह से आने वाले टाइम पे शेड्यूल 10 का वहाँ पे यूज़ हो सकता है, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। स्पीकर का वहाँ पे मैंने पावर बताया है, आर्टिकल 191 मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में टोटल कुल कितनी विधानसभा सीट है, लोकसभा में कितनी सीट है हिमाचल प्रदेश से, राज्यसभा में कितनी सीट है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश किस जगह पे लोकेटेड है, कितनी बाउंड्री से टच कर रहा है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन क्या क्या कैपिटल है, 2 कैपिटल हिमाचल प्रदेश के, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल के डेट में डिस्कस किया है। इसके साथ साथ कौन कौन उम्मीदवार वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बताया था कि कांग्रेस की सरकार के पास मेजोरिटी थी, सत्ता में आज के डेट में कांग्रेस की सरकार है। और सरकार मेजोरिटी में रह करके भी किस तरह से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा उनको हराया गया, यानी बीजेपी ने जीत अर्जित कर ली, किस तरह से बीजेपी के द्वारा वो जीत हासिल की गई, वो भी मैंने उसको बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। टॉस सिस्टम वहाँ पे हुआ है राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो जा करके उस वीडियो को देखिएगा। जो पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सोच समझ करके वो वीडियो बनाया था, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब पॉलिटिकल टर्म्स थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी आपको पॉलिटिकल टर्म्स में, कि चुनाव में अगर किस तरह के सिचुएशन बन सकते हैं, और अगर इस तरह का सिचुएशन बनेगा तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, आउटकम्स क्या होगा, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जा करके देखिएगा। यहाँ पे फिलहाल ओवरऑल न्यूज़ की अगर मैं शॉर्ट में बता दूँ तो हिमाचल प्रदेश में 40 सीट जो है वो कांग्रेस सरकार के पास थी, जिसमें क्रॉस वोटिंग जो थी, 6 सदस्य जो थे कांग्रेस के वो क्रॉस वोटिंग कर दिए थे, यानी वो कांग्रेस को समर्थन ना दे करके बीजेपी को वहाँ पे बीजेपी के सपोर्ट में वोट दे दिए थे। यानी बीजेपी के पास 25 सीट है, कांग्रेस के पास 40 सीट है। टोटल 68 सीट है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें मेजोरिटी के लिए 35 चाहिए। कांग्रेस के पास 40 सीट है और बीजेपी के पास 25 सीट है। लेकिन कांग्रेस के 6 जो सदस्य थे, वो 6 विधायक जो थे वो क्रॉस वोट करके बीजेपी को वोट दे दिए, जो एक तरह से व्हिप का उल्लंघन करता है। व्हिप एक टर्म मैंने यूज़ किया है वहाँ पे। व्हिप क्या है ये व्हिप, चला मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। तो पॉलिटिकल टर्म्स है, इसी तरह से आप लोग का पॉलिटी भी मैं रिवाइज कराता हुआ चलूँगा। तो ये व्हिप का एक तरह से उल्लंघन है, जो कि 6 एमएलए के द्वारा किया गया है, जो कि बीजेपी को यहाँ पे वोट दे दिए हैं। और एक तरह से आप देख सकते हैं जो कि एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे एक्स सीएम विक्रमादित्य सिंह जो है कैबिनेट से उन्होंने रिजाइन दे दिया है। टॉप कांग्रेस लीडर जो है वो एक तरह से स्थिर करने के लिए दौड़ पड़े हैं स्थिति को। कांग्रेस की सरकार यहाँ पे स्टेट में जो है वो पूरी तरह से क्या कर रही है, एक तरह से क्राइसिस फेस कर रही है। 6 विधायकों के पाला बदलने और भाजपा के संपर्क में होने की जानकारी मिलने के बाद राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, उस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा। वो वीडियो बहुत डिटेल में आंकड़ों के साथ मैंने आपको बताया है, अच्छे से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री अपना शेयर करता है। 2 कैपिटल है, शिमला समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये ध्यान रख सकते हैं। 25 जनवरी 1971 को राज्य के रूप में ये भारत में शामिल हुआ था। वेस्टर्न ट्रैगोपोन यहाँ की राज्य पक्षी है। डिस्ट्रिक्ट 12 है। राज्य फूल की बात करें तो पिंक रोडोडेंड्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ जो है, ये अगला न्यूज़ बेसिकली न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। न्यूजीलैंड यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरी तरह से तंबाकू प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं, दुनिया का पहला तंबाकू प्रतिबंध हटाने के लिए ये आपका तैयार है। वर्ल्ड फर्स्ट टबैको बैन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, और सरकार दुनिया के पहले तंबाकू विरोधी कानून को यहाँ पे रद्द कर देगी।
उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, जिससे भावी पीढ़ियों को तंबाकू की बिक्री करने में मदद मिलेगी, जिससे नियोजित बिक्री प्रतिबंध और निकोटीन में कमी आएगी। जुलाई से प्रभावी होने वाले दुनिया के सबसे सख्त तंबाकू विरोधी नियमों के तहत 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए लोगों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात कही जा रही है। गवर्नमेंट यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए सख्त वेपिंग नियमों सहित वैकल्पिक उपायों का प्रस्ताव भी करेगी। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, देख सकते हैं। तो न्यूजीलैंड पूरे दुनिया में पहला देश आपको देखने को मिलेगा तंबाकू प्रतिबंध हटाने के लिए। वर्ल्ड फर्स्ट टबैको बैन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तैयार है, ये ध्यान रख सकते हैं। न्यूजीलैंड कहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड आपको तास्मैन सी और पैसिफिक महासागर के बीच में ये देश आपको देखने को मिलेगा। तास्मैन सी और पैसिफिक महासागर के बीच में ये आप देख सकते हैं। ये इसका नॉर्थ आइलैंड देख सकते हैं, साउथ आइलैंड देख सकते हैं न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड जो है एक तरह से इसका कैपिटल आपको यहाँ पे वेलिंगटन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो साइन लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। ओशिनिया कॉन्टिनेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं। 51 लाख की आबादी है। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो रास्ता है इस रास्ता को क्या कहते हैं? देखते कितने लोग बता पाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तास्मेनिया है, ये इसके बीच में एक रास्ता है। इस रास्ता को क्या कहा जाता है, उसका नाम मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कितना नंबर का क्वेश्चन हो गया? 13वां नंबर हुआ ना। 13 क्वेश्चन दे दिए हैं, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। करते हैं 13 क्वेश्चन का इंतजार रहेगा सभी लोगों का। बढ़ चढ़ करके आंसर लीजिए, भाग लीजिए सभी लोग। आंसर राइटिंग जो आंसर है उसको में। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिकली ये न्यूज़ जो है वो बाल्टिक सी से, ये बाल्टिक सी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बेसिकली बाल्टिक सी को नाटो लैग के रूप में यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। स्वीडन अभी रिसेंट में नाटो जो है वो ज्वाइन करने जा रहा है, क्योंकि हंगरी के द्वारा यहाँ पे उसके मेंबरशिप को यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया। कल वाले INA की क्लास में हम लोगों ने इस न्यूज़ को कवर किया था। और पिछले साल जो है कौन सा देश बना था नाटो का मेंबर, याद है? फिनलैंड, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल्टिक सी को अब नाटो लैग के नाम से जाना जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, बाल्टिक सी को अब नाटो झील के नाम से जाना जाएगा। फिनलैंड जो है जो लास्ट ईयर नाटो का सदस्य यहाँ पे शामिल हुआ था, अब जाकर के यहाँ पे स्वीडन भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बनने जा रहा है, क्योंकि हंगरी के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वीडन की बात करें, स्वीडन यहाँ पे बाल्टिक सी से सराउंडेड है, ये ध्यान रख सकते हैं। रसिया का पार्ट जो है, एक्सेप्ट रसिया पार्ट ऑफ नाटो, यानी यहाँ पे रूस को छोड़कर बाल्टिक सागर के आसपास के सभी देश नाटो का हिस्सा बन गए, रूस को छोड़ करके, ये ध्यान रखिएगा। सम हैव स्टार्टेड रेफरिंग बाल्टिक, क्योंकि बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं बाल्टिक सी को नाटो झील के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिए, ये ध्यान रखिएगा। बाल्टिक सी के साथ कौन कौन से देश जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? तो डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, रूस हो गया, एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया। ये सारे देश जो हैं वो बेसिकली बाल्टिक सी के साथ अपना बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहे हैं, सीमा को साझा कर रहे हैं। बाल्टिक सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाल्टिक सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वीडन यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टॉकहोम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, डेनमार्क वगैरह हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, लिथुआनिया हो गया, लातविया हो गया, ठीक है, एस्टोनिया हो गया। बस रसिया छोड़ करके बाकी सब जो यहाँ पे आपको जितने भी देश आपको देखने को मिलेंगे वो सब आपके नाटो के सदस्य, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये न्यूज़ है। ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, गल्फ ऑफ फिनलैंड इसको कहा जाता है, गल्फ ऑफ बोथनिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नॉर्थ सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्वेगन सी यहाँ पे आपको मैप रीड कीजिए। मैप में क्यों इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, आपको इसलिए इंसर्ट करता हूँ ताकि आपको बहुत सारा चीज़ नॉलेज हो सके। ठीक है, बोलेनिया, बे ऑफ बोलेनिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, बे ऑफ बोलेनिया यहाँ पे, गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेक लोगोडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का जो करंट अफेयर था वो बहुत डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है। और INA की क्लास में आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, जितने भी सदस्य PCS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस लेवल तक का ये 2 करंट अफेयर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह का 8 बजे वाला भी और रात के 8 बजे वाला भी, जो करंट अफेयर की क्लास होती है और INA की क्लास होती है, ये दोनों PCS के लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक को भी मिस नहीं कर सकते। अगर PCS के अलावा जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सेप्ट PCS एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए बस सुबह वाला करंट अफेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये 8 बजे सुबह होती है, ये 8 बजे रात होती है, ठीक है। तो ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा, इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी तरफ से पूछे जाते हैं, उसका आंसर जरूर करें, एक तरह से बढ़ चढ़ करके भाग लें कमेंट सेक्शन में। आज 13 क्वेश्चन दिया है, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। बाकी लोगों की तरह आप लोग भी आंसर करते हुए चलिए। जो नए लोग हैं, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन पे भी देखिए, बहुत सारे लोगों को ना, वो लोगों ने, बहुत सारे आप में से लोग जो हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, लेकिन बेल आइकन पे आप लोगों ने क्लिक नहीं किया। बेल आइकन पे एक ऑप्शन आता है ऑल का, उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा ना, जब भी कोई भी वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा वीडियो आ गया है, तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। आप इसीलिए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोगों ने बस सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन पे आप लोगों ने क्लिक नहीं किया है। तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ पे ऑल ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे आपको हमेशा जब भी कोई भी वीडियो लाइव आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।